मैं नीतू डबास गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुजेड़ी फरीदाबाद से। बच्चों, आज हम भूगोल कक्षा 12वीं की जो बुक है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, उसके चैप्टर नंबर 6 जल संसाधन के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें हम जल संसाधन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनका क्या उपयोग है और उनको कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं उनका, और कैसे उनका प्रबंधन कर सकते हैं, इस विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि जल संसाधन क्या होते हैं। सभी अब तक पढ़ चुके हैं कि जल एक चक्रीय संसाधन है और जल संसाधन जो हैं वो पानी का वह स्रोत होता है जो मानव के लिए उपयोगी हो या जिनके उपयोग की संभावना हो। पानी के उपयोग हम कृषि के लिए, सिंचाई में, उद्योगों में, घरेलू कार्यों में, मनोरंजन के लिए या फिर पर्यावरण गतिविधियों में करते रहते हैं। इन सभी मानवीय उपयोगों में अधिकतर हम ताज़े पानी को ही यूज़ करते हैं, ताज़े पानी का ही प्रयोग करते हैं। पृथ्वी का लगभग 71% यानी 71% भाग पानी है। इसमें देखिए आपको पृथ्वी पर अधिकतर जो भाग है वो ब्लू कलर का नज़र आ रहा है। ये क्या है? पानी को शो करता है। पृथ्वी का 71% भाग पानी है और 29% भाग जो है वो धरातल है यानी भूमि है। पृथ्वी पर वास्तव में क्या है, ये जो 71% भाग पानी है, इसका सिर्फ 3% भाग ही अलवणीय जल है जो मानव अपने उपयोग में लाता है और समय और स्थान के अनुसार इसकी उपलब्धता जो है वो अलग अलग है। इस दुर्लभ संसाधन के बंटवारे को लेकर, उसके ऊपर नियंत्रण को लेकर तनाव या फिर लड़ाई झगड़े विभिन्न संप्रदायों में, विभिन्न प्रदेशों में, राज्यों और यहाँ तक कि विभिन्न देशों के बीच भी विवाद का विषय बनते रहते हैं। इस संसाधन की उपयोगिता को देखते हुए इसके विकास को सुनिश्चित करने के लिए जल का मूल्यांकन, उसका सही उपयोग और संरक्षण करना आवश्यक हो गया है। अब हम बात करते हैं भारत के जल संसाधनों के बारे में। भारत में विश्व के धरातलीय क्षेत्र का लगभग 2.45% भाग है, जिसमें जनसंख्या का भाग 16% है। और अगर जल संसाधनों की हम बात करें तो संपूर्ण विश्व का सिर्फ 4% भाग ही भारत में पाया जाता है जल संसाधनों का। भारत में एक साल में वर्षण से जो प्राप्त जल है उसकी कुल मात्रा भारत को प्राप्त होती है 4000 घन किलोमीटर। धरातलीय जल और पुनः पूर्ति योग्य भूमिगत जल जो है वो 1869 घन किलोमीटर जल भारत को उपलब्ध है। लेकिन जो धरातलीय जल है और भूमिगत जल है उसमें से केवल 60% जल का ही लाभदायक उपयोग भारत में किया जा सकता है। और इस प्रकार देश के जो कुल उपयोगी जल संसाधन हैं वो हैं 1122 घन किलोमीटर। इस मैप में देखिए, ये जो ब्लू कलर से लाइनें दिखाई दे रही हैं इंडिया के मैप में, ये सारी क्या हैं? ये मुख्य नदियां हैं, नदियां दिखाई गई हैं और पूरे भारत को इनसे धरातलीय जल प्राप्त होता है और ये जल जो है वो उपयोग योग्य होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि जल संसाधन जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जल संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, धरातलीय जल संसाधन और भूमिगत जल संसाधन। धरातलीय जल संसाधन के मुख्य स्रोत हैं नदियाँ, झीलें और तालाब, और भूमिगत जल संसाधन के स्रोत हैं कुएं और नलकूप। अब हम धरातलीय जल संसाधनों के बारे में जान लेते हैं। धरातलीय जल संसाधन धरातल पर बहने वाला जल है। इसके मुख्य स्रोत नदियाँ, झीलें और तालाब हैं। भारत की मुख्य नदियों और उनकी सहायक नदियों जिनकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से ज़्यादा है, अगर उसको हम मिलाते हैं तो भारत में नदियों की संख्या है 10,360। इस जल का केवल 32% भाग ही उपयोग में लाया जा सकता है। भारत में गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र के अगर जल ग्रहण क्षेत्र को देखें तो वो बहुत विशाल हैं और इनका केवल 60% भाग ही उपयोग में लाया जाता है।
अब बात करते हैं दक्षिण भारत की नदियों की। दक्षिण भारत की जो नदियां हैं, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का जो वार्षिक जल प्रवाह है उसका अधिकतर प्रयोग लाया जाता है, जबकि उत्तर भारत की नदियों का केवल 60% जल का ही उपयोग किया जा सकता है। धरातलीय जल संसाधनों में जो तालाब स्रोत हैं उनका उपयोग अधिकतर दक्षिण भारत में किया जाता है सिंचाई के लिए। अब जानते हैं हम लैगून झील, जो कि धरातलीय जल संसाधनों का एक स्रोत है। भारत की तटरेखा जो है वो विशाल तथा कुछ राज्यों में वहाँ पर बहुत ज़्यादा कटी हुई है और इसी के कारण, इस दंतुरित रूप के कारण ही वहाँ लैगून झीलों का विकास हुआ है। इन झीलों में समुद्र का खारा जल भर जाता है और इनमें मछली पालन, नारियल की खेती या फिर चावल की कुछ किस्मों की सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लैगून झील जो हैं वो केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बड़े धरातलीय जल संसाधनों के रूप में उपयोगी हैं। बच्चों, धरातलीय जल संसाधन के बारे में जानने के बाद हम बात करते हैं भूम जल संसाधन यानी भूमिगत जल संसाधनों के बारे में। भूमि के नीचे जो जल पाया जाता है उसी को हम भूमिगत जल संसाधन कहते हैं। भूम जल संसाधनों का उपयोग उत्तर पश्चिम प्रदेशों जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दक्षिण भारत के कुछ भाग जैसे तमिलनाडु में अधिक किया जाता है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और केरल, इन राज्यों में जो भूमिगत जल है उसका उपयोग कम होता है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा और महाराष्ट्र, इन राज्यों में भूमिगत जल का मध्यम दर से उपयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा उपयोग हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दक्षिण भारत के कुछ भाग जैसे तमिलनाडु में सबसे अधिक भूमिगत जल का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, अब हम जल की मांग और इसके उपयोग के बारे में जान लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि जल के क्या प्रयोग हैं और जल की मांग कितनी है। भारत देश जो है वो एक कृषि प्रधान देश है। इसकी अधिकतर जनसंख्या कृषि कार्यों में है और वर्तमान में सिंचाई के लिए जल की मांग सबसे अधिक है। कृषि कार्यों के लिए सिंचाई की आवश्यकता है और सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता है। धरातलीय जल का 89% यानी 89% तथा भूमिगत जल का 92% यानी 92% जो जल है वो कृषि कार्यों में ही उपयोग होता है। औद्योगिक कार्यों में जल का उपयोग होता है, धुलाई के लिए, रंगाई के लिए या अन्य कार्यों के लिए। घरेलू कार्यों में जैसे खाना बनाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, साफ सफाई के लिए, इन सब कार्यों में जल की आवश्यकता होती है। जल परिवहन के लिए जल की आवश्यकता है। नौका विहार हो, मनोरंजन के लिए हो या व्यापार के लिए हो, जल मार्ग से यात्रा करना है तो जल परिवहन ज़रूरी है और उसके लिए जल की आवश्यकता होती है। मछली पालन करना है तो उसके लिए जल का उपयोग होता है। ऊर्जा संसाधन के रूप में जैसे इससे बिजली बनाई जाती है तो जल का उपयोग होता है। इसकी मांग ज़्यादा है। और सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है जीवन का आधार, यानी हमें अपने पीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। वो प्राणी कोई भी हो सकता है, मनुष्य हैं, जानवर हैं, सबको पीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। और हम सुनते आए हैं कि जल ही जीवन है, इसीलिए जीवन का जो आधार है वो जल ही है। अब हम जल की संभावित समस्याओं के बारे में जान लेते हैं। जल से संबंधित कौन सी समस्याएं हैं जो हमें आने वाले समय में सामना करना पड़ सकता है या अब भी हम उन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जल की गुणवत्ता का ह्रास, यानी कि जल की शुद्धता में कमी आ रही है। जल प्रदूषण बढ़ रहा है। जल में अगर कोई भी बाहरी अनावश्यक पदार्थ मिल जाता है, वो कूड़ा कचरा हो, विषैले पदार्थ हों, तो वो जल को दूषित कर देते हैं और यही जल प्रदूषण कहलाता है। और एक समस्या हम जो महसूस कर रहे हैं, हम फेस कर रहे हैं, वो है जल की उपलब्धता में कमी, शुद्ध जल की उपलब्धता में कमी। अब इन समस्याओं के जो कारण हैं वो क्या हैं? सबसे पहला कारण है जनसंख्या बढ़ रही है, जिसके कारण जल की मांग बढ़ रही है और ये समस्याएं हमें अपने सामने नज़र आ रही हैं।
जनसंख्या के कारण प्रदूषण फैल रहा है और इस प्रदूषण का प्रभाव जो है वो जल पे भी पड़ रहा है। प्रति व्यक्ति जल का उपयोग बढ़ रहा है। पहले जो जल का उपयोग था, आज प्रति व्यक्ति जल का उपयोग बढ़ गया है। एक व्यक्ति को ज़्यादा पानी की आवश्यकता है। अब हम अपने घरों में ही देख लेते हैं, अगर हम ब्रश करने बाथरूम में जा रहे हैं तो क्या करते हैं बच्चे या बड़े भी, टैप खोल देते हैं और ब्रश करते रहते हैं तो वो पानी ऐसे ही बहता रहता है, तो पानी का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है। पहले क्या करते थे लोग, अपने डिब्बे में पानी भरते थे और तब उसका यूज़ करते थे। कपड़े धोने हैं तो एक बाल्टी की जगह हम 2 बाल्टी उपयोग में ला रहे हैं। इसी तरह से पानी का उपयोग जो है वो बढ़ता जा रहा है। शुद्ध जल की उपलब्धता में कमी होती जा रही है, प्रदूषण फैल रहा है, तो जो शुद्ध जल है उसकी उपलब्धता में भी कमी आ रही है। उद्योगों में उपयोग बढ़ता जा रहा है, घरेलू कार्यों में उपयोग बढ़ता जा रहा है जल का, विभिन्न कारणों से बढ़ता हुआ जल प्रदूषण। ये सभी कारण जो हैं वो जल से संबंधित समस्याओं को उत्पन्न करते हैं। वो जल की गुणवत्ता का ह्रास हो या जल प्रदूषण हो या इसकी शुद्ध जल की उपलब्धता में कमी हो, ये सभी कारण उसके लिए उत्तरदायी हैं। जल के महत्व को जानते हुए और जल की समस्याओं से परिचित होने के बाद हम सब ये जानते हैं कि जल का संरक्षण और प्रबंधन बहुत आवश्यक है, ताकि आगे आने वाले समय में हम सही से जल का उपयोग कर पाएँ और हमारी सारी आवश्यकता पूरी हो पाए। इसलिए अलवणीय जल की जो घटती हुई उपलब्धता और बढ़ती हुई मांग के कारण जल संरक्षण और प्रबंधन जो है वो अति आवश्यक हो गया है। इसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं? जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए जल प्रदूषण का निवारण होना बहुत आवश्यक है। जब हमें पता है कि जल प्रदूषण किन कारणों से हो रहा है तो कोशिश करें कि वो कारण कम से कम उत्पन्न हो और जल का प्रदूषण कम से कम हो और धीरे धीरे हम उसको समाप्त कर दें, जल प्रदूषण को ख़त्म कर दें। इसके बाद है जल का पुनः चक्रण या पुनः प्रयोग। बार बार जल का रिसाइकल करके हम उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे घर की साफ़ सफाई में यूज़ हुआ पानी हम अपने बागवानी पेड़ पौधों को दे सकते हैं, या फिर कार धोने के लिए उसका यूज़ हो सकता है। ऐसे उसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। जल संभर प्रबंधन करना चाहिए वर्षा जल संग्रहण करके। और भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 में जो बनाई गई थी वो जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए बनाई गई थी, और इसके लिए जल क्रांति अभियान 2015-16 में भी चलाया गया था। और इन नीतियों और अभियानों को ध्यान में रखते हुए हमें अपना पूरा सहयोग देना चाहिए जल संरक्षण और प्रबंधन करने के लिए। जल संभर प्रबंधन क्या है? जल संसाधनों का दक्ष प्रबंधन, उनका सही से प्रबंधन करना, जल संरक्षण हो, पुनरुत्पादन हो या फिर उसका विवेकपूर्ण सोच समझकर किया गया उपयोग हो, उसी को हम जल संभर प्रबंधन कहते हैं। जल संभर क्या होता है? जल संभर एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें एक बिंदु की ओर जल प्रवाहित होता है और इस जल का योजनाबद्ध तरीके से फिर उपयोग किया जाता है, और उस उपयोग के जो परिणाम होंगे वो हमेशा अच्छे ही होंगे। इन जल संभर से संबंधित जो क्षेत्र है वो एक इकाई के रूप में, चाहे कोई गांव हो सकता है, कोई कई गांव का समूह भी हो सकता है। इस क्षेत्र में कृषि, बंजर भूमि या फिर वन, सभी प्रकार की भूमियां शामिल की जा सकती हैं। जल संभर कार्यक्रम जो है वो भूमि का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं और इनके उपयोग की संभावना अधिक है। इस प्रकार किसी भी क्षेत्र विशेष में जल के हर संभव उपयोग को हम जल संभर प्रबंधन कहेंगे। आइए अब हम जल संभर प्रबंधन के लाभ जो हैं उनके बारे में जान लेते हैं। आप सभी को ये लाभ पता होंगे, आप इसको सुनेंगे तो आपको अच्छे से ये याद हो जाएंगे। सबसे पहले तो अगर हम जल का प्रबंधन करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं, तो हमारी पीने और सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति हो जाएगी, जैव विविधता में वृद्धि हो जाएगी, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी, वनों का जो कटाव होता है उसमें कमी आएगी, जो जीवन स्तर है मानव का वो बढ़ जाएगा, उठ जाएगा, रोजगार में वृद्धि होगी, और जो स्थानीय लोग हैं जहाँ पर वो प्रबंधन जल संभर प्रबंधन योजना लागू की गई है वहाँ के लोगों की सहभागिता से आपसी मेलजोल बढ़ेगा, सामाजिक
प्रभाव है ये, सामाजिकता वहाँ की बढ़ जाएगी। अब जल संभर प्रबंधन के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहला कार्यक्रम है हरियाली कार्यक्रम, जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। दूसरा है नीरू मीरू जल और आप, जो आंध्र प्रदेश में है। इसके आगे तीसरा है अरवारी पानी संसद, जो कि अलवर राजस्थान में है। और चौथा क्या है, तमिलनाडु में प्रत्येक घर में जल संग्रहण संरचना बनाना अति आवश्यक है। वहाँ पे कंपलसरी है कि हर घर में जल संग्रहण के लिए कोई ना कोई संरचना बनाई जाएगी। उनका जो घर है वो इस तरीके से बनेगा कि वहाँ पे जल संग्रहण हो सके। अब बात करते हैं वर्षा जल संग्रहण की। वर्षा जल संग्रहण से हम सभी अच्छे से परिचित हैं। अधिकतर बच्चे जो हैं वो इस चीज़ को जानते भी होंगे कि जब बारिश आती है तो हम उस पानी को स्टोर करते हैं, चाहे वो भले ही हम अपने घर की बाल्टी या फिर डिब्बों में थोड़ा सा जल संग्रहित करें, लेकिन वर्षा जल संग्रहण के बारे में आप सभी जानते हैं। वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा के जल को रोकने और एकत्र करने की विधि होती है। इसका उपयोग भूजल भंडार को भरने के लिए भी किया जाता है। वर्षा जल संग्रहण के द्वारा हमारा जो भूमिगत जल है उसके स्तर को हम बढ़ा सकते हैं। यह विधि जो है ये कम मूल्य यानी कम लागत के साथ पारिस्थितिकी संतुलन बनाकर रखते हुए वर्षा जल संग्रहण करने की विधि है। इसमें पानी की प्रत्येक बूंद को संग्रहित किया जाता है और वर्षा जल को नलकूपों, गड्ढों या कुओं में एकत्रित किया जाता है। हमारे देश में वर्षा जल संग्रहण करने के अनेक तरीके हैं, जैसे तालाब, झीलें, घर की छत पर या टंकियों में, बाल्टियों में या डिब्बों में पानी एकत्रित करते हैं। राजस्थान में इसके संग्रहण का जो कार्य है वो विशिष्ट प्रकार से किया जाता है। इसमें खुदाई करके गड्ढा बनाया जाता है और घर की छत से पाइप द्वारा वर्षा का जल उस गड्ढे तक पहुंचाया जाता है और इस जल का ज़्यादातर प्रयोग वहाँ के लोग पेयजल के रूप में, पीने के जल के रूप में करते हैं। इन खड्डों को वहाँ के लोग कुंडी या कुंड भी कहते हैं। राजस्थान के रेतीले ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा के जल को संग्रहित करने की यह एक महत्वपूर्ण परंपरागत प्रणाली है। राजस्थान में यह विधि जो है ये एक प्राचीन विधि है और बहुत पुराने समय से ये चलती आ रही है। इस फोटो में देखिए, इसमें वर्षा जल संग्रहण दिखाया हुआ है। इसमें घर की छत पर पानी एकत्रित किया जाता है, उसके बाद यहाँ पाइप के द्वारा भूमिगत जो खड्डा बनाया हुआ है, कुंड बनाया हुआ है, वहाँ तक पहुँचाया जाता है और बाद में इसको नलकूप या अन्य तरीकों से बाहर निकाला जाता है। जल संरक्षण के लिए भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 में बनाई गई थी। उसकी कुछ विशेषताएं हम पढ़ लेते हैं। जल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जल नीति 2002 में बनाई गई थी। इसकी प्राथमिकताएं जो थी वो पेयजल, सिंचाई, जल शक्ति, नौकायान, औद्योगिक और अन्य उपयोग के लिए थी। इस नीति में जल व्यवस्था के लिए एक नया दृष्टिकोण निर्धारित किया गया था। इसके मुख्य विशेषताएं अब हम जान लेते हैं। इस नीति में कहा गया था कि सिंचाई और बहुउद्देश्य परियोजनाओं में ऐसी जगहों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाए जहां पीने के पानी का कोई भी विकल्प नहीं है, वहां पर पानी उपलब्ध कराया जाए। पेयजल सभी मानव जाति और प्राणियों के लिए उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिए। भूमि जल के शोषण को सीमित करने के उपाय करने चाहिए, यानी ज़्यादा उपयोग ना करने के उपाय करने हैं ताकि उसका शोषण ना हो। सतह और भूमि जल दोनों की गुणवत्ता के लिए नियमित जांच होनी चाहिए ताकि उसकी गुणवत्ता को समय समय पर कार्यक्रम चलाकर सुधारा जा सके। जल के विविध प्रयोगों में कार्य क्षमता सुधारनी चाहिए। दुर्लभ संसाधन के रूप में जल के लिए जागरूकता विकसित करने के लिए कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए और इसमें सभी व्यक्तियों को शामिल होना चाहिए। अगर हम किसी को जागरूक करेंगे तो वो लोग भी उसमें शामिल हों।
ये कैसे करेंगे हम? शिक्षा माध्यम से हों, अन्य उपकरणों से हों, प्रेरकों या अनुक्रमणों के द्वारा ये सामाजिक चेतना बढ़ाई जा सकती है और हमें बढ़ानी है। ये 2002 में नीति बनाई गई थी, राष्ट्रीय जल नीति, उसकी विशेषताएं हैं। इसके बाद जल क्रांति अभियान चलाया गया 2015-16 में। हम सभी जानते हैं कि जल एक पुनः उपयोगी साधन है और इसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी उपलब्धता सीमित है और आज के समय इसकी आपूर्ति जो है वो कम होती जा रही है और इसकी मांग बढ़ती जा रही है। इसके कारण इनके बीच का संतुलन बिगड़ रहा है और ये संतुलन जनसंख्या में वृद्धि हो या फिर आर्थिक विकास हो, उसके कारण बिगड़ रहा है। तो हमें इन चीज़ों को संतुलित करना है और लोगों को जागरूक करना है और धीरे धीरे जल की उपलब्धता को भी सुनिश्चित करना है। जल की महत्ता को देखते हुए ही 2015-16 में जल क्रांति अभियान चलाया गया था, जिसके लक्ष्य थे स्थानीय निकायों या सरकारी संगठन या नागरिकों को सम्मिलित करके सभी को जागरूक करना और इसके उद्देश्यों के बारे में लोगों को बताना और सभी में जागरूकता फैलाना। इसकी गतिविधियों में सबसे पहले है जल ग्राम बनाना। ऐसे गांव को जल ग्राम बनाया जाए जिसमें जल की कमी है और ये जल ग्राम प्रत्येक जिले से एक ग्राम जरूर बने और विभिन्न भागों में 1000 हेक्टेयर मॉडल कमांड क्षेत्र की पहचान की जाए। उदाहरण के लिए क्या है, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, मेघालय, ये सब इन्हीं सब में मॉडल कमांड क्षेत्र की पहचान करना। इसी के साथ जल क्रांति अभियान में प्रदूषण को कम करने के लिए जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण, भूमिगत जल प्रदूषण को कम करना, देश के चयनित क्षेत्रों में मुक्त कुओं का निर्माण करना, ऐसे कार्यक्रम बनाए गए। लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए जनसंचार माध्यम जैसे रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया या फिर पोस्टर प्रतिस्पर्धा या निबंध प्रतियोगिता इसके माध्यम के रूप में चुने गए। आप सभी इस चीज़ से परिचित हैं। आप अपने विद्यालयों में पोस्टर मेकिंग हो या फिर निबंध लेखन हो, जल के ऊपर, जल संरक्षण, जल प्रदूषण के ऊपर आपको समय समय पर ये गतिविधियां मिलती रहती हैं, ये एक्टिविटीज़ मिलती रहती हैं और आप सब इनमें एक्टिविटीज़ में भाग भी लेते हो। तो आप सभी जानते हो कि जल क्रांति अभियान जो है वो चलाया गया है और इसमें जल संरक्षण, जल प्रदूषण, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जागरूकता फैलानी ज़रूरी है। जल क्रांति अभियान इस तरह से बनाया गया है कि जल सुरक्षा द्वारा खाद्य सुरक्षा और आजीविका दोनों प्रदान की जा सके। तो बच्चों, अभी जो आपने चैप्टर पढ़ा जल संसाधन, उसके अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न यहाँ पे हैं। जल संसाधन किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? जल के उपयोग तथा मांग की चर्चा करें। जल की संभावित समस्याएं क्या क्या हैं, कारण सहित बताएं। ये सभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। जल संरक्षण और जल प्रबंधन क्या है, जल प्रबंधन कैसे किया जा सकता है तथा भारत में जल संरक्षण के लिए चलाए गए कार्यक्रमों के नाम बताएं। भारतीय जल नीति क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं, या फिर जल क्रांति अभियान क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आप अच्छे से पढ़ें। आप सभी जानते हैं कि जल संसाधन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आप इस चैप्टर के बारे में पहले भी बहुत बार पढ़ चुके होंगे, इस टॉपिक के बारे में बहुत बार पढ़ चुके होंगे। जल संसाधन क्या है, कितने प्रकार के हैं, जल प्रदूषण क्या है, प्रदूषण रोकने के उपाय क्या हैं। तो अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िए और रिवाइज कीजिए। ओके बच्चों, आशा है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। खुश रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।